पेशा कानून पर आपकी क्या राय है? मैं तो शुरू से इस कानून के पक्ष में नहीं रहा हूं। अब लोग कह रहे हैं कि ठीक है यहाँ पेशा कानून लागू होगा, तो पेशा कानून लागू यदि होता है तो मेरा कहना है कि यहाँ के जितने विधानसभा, जितने लोकसभा है, सबको रिजर्व कर दिया जाए। पेशा का अर्थ क्या है? वहाँ तो ग्राम सभा राज करेगा ना। जितने भी एमएलए और एमपी का पद है उसको भी रिजर्व कर दिया जाए आदिवासियों के लिए। मैं उसका पक्ष में हूँ। आज सरायकेला में भी आज पूरे जिले में 32% आदिवासी है। पश्चिम सिंहभूम में है, ठीक है, 65% वहाँ आदिवासी है, लेकिन यहाँ भी तो अभी 23% हो गया है पूर्वी सिंहभूम में। शेड्यूल एरिया का पुनर्समीक्षा होनी चाहिए, और यदि सरकार यहाँ लागू करेगा तो कोर्ट में तो लोग जाएंगे। पेशा कानून के लिए विरोध करते हैं, कोर्ट जाते हैं, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि भाई कुड़मी समुदाय को आदिवासी का दर्जा दिया जाए। आज आदिवासी के लिए वो क्या कहते हैं, मतलब एक तरफा आप खा जाइएगा। यहाँ भी तो मूलवासी रहते हैं, मूलवासी भी सदियों से रहते हैं, उसको अधिकार नहीं चाहिए क्या? एसआरसी कमीशन जब 1956 में आया तो एसआरसी कमीशन बोला था कि हम आदिवासियों के लिए राज्य नहीं बना सकते। आज की परिस्थिति में झारखंड आदिवासी ट्राइबल राज्य है या नहीं? मैं तो ट्राइबल राज क्यों मानूंगा? ट्राइबल राज कभी होता है क्या? वो है ही नहीं। हमारा भारत देश में कहीं भी ट्राइबल राज नहीं है। ट्राइबल राज किसको बोलिएगा? जहाँ पर 60% से ऊपर जहाँ 6 शेड्यूल है उसी को ना आप ट्राइबल राज बोलिएगा। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ जो है झारखंड के जाने माने बुद्धिजीवी, झारखंड आंदोलनकारी पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो हैं, और मुद्दा एक बार पेशा कानून को है। पेशा को लेकर आप देख रहे हैं कि सरकार कैबिनेट में लेकर आने वाली है, लेकिन उससे पहले आदिवासी समाज के बुद्धिजीवी हैं, उनके बीच में एक बहस छिड़ी है, और उसको प्रारूप को लेकर बहस छिड़ी है। वो तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं कि भाई पेशा कानून में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हम शैलेंद्र महतो जी से बात करेंगे, इसलिए कि एक समय था जब पेशा को लेकर इन्होंने हाईकोर्ट का भी रास्ता तय किया था, और इसके विरोध में जो समुदाय है, कुड़मी समुदाय, कुछ लोगों ने पीआईएल किया था। लेकिन अब जो पेशा की बात हो रही है, वो जो पंचायती 2001 का जो पंचायती राज कानून है झारखंड का, उससे अलग वो बात कर रही है, जहां पर कि पंचायत का चुनाव नहीं हो बल्कि सभी अधिकार ग्राम सभा का होगा। तो हम समझेंगे इनसे और इनका पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि अभी तक आपने जितने भी लोगों की बातचीत आपने देखा होगा वो सभी आदिवासी समाज से जुड़े हुए लोग थे। उसमें कोई भी दूसरे या मूलवासी कह सकते हैं जो बाकी समाज के लोगों की राय नहीं थी। झारखंड के इस आंदोलन में शामिल रहे, उनके हिसाब से क्या होना चाहिए पेशा कानून को लेकर, उनकी भी राय बहुत महत्वपूर्ण रखती है। पेशा कानून पर आपकी क्या राय है? इसलिए कि आप पहले जो 1996 जब पेशा कानून पास हुआ उस समय से लेकर अब तक आप जान रहे हैं, संसद में रहे हुए हैं, उसके साक्षी भी रहे होंगे जब पेश हुआ होगा कानून। तो इस पर आपकी क्या राय? इसलिए कि आपकी राय महत्वपूर्ण है। देखिए, पेशा कानून जब 1996 में उसको संसद में पास किया गया, उस समय देवगौड़ा की सरकार थी और पीए संगमा लोकसभा का स्पीकर था, और जो जिस ढंग से संसद में उसको पेश किया गया वही सबसे गड़बड़, मतलब जिसको कहा जाए कि छिप करके किसी कानून को पास करने का वो एक षड्यंत्र था। उस समय चर्चा ही नहीं हुआ और शुक्रवार का दिन था, और पीए संगमा उस समय एक साउथ का ही कोई पंचायत मंत्री था, उन्होंने पेश किया और कोई बहस नहीं हुई। और शुक्रवार के दिन में ऐसे भी सांसदों की उपस्थिति होती नहीं है, सब तो भागने का चक्कर में रहता है, और समय 4 बजे था। 4 बजे कहाँ से सांसद मिलेंगे? मुझे लगता है 15-20 सांसद होंगे, और वो भी सत्ताधारी दल के ही लोग थे, और उसको उस दिन वहाँ पास कर दिया गया। उस पर कोई बहस नहीं हुआ। मतलब हर बिल पर एक बहस होती है ना कि और कुछ लोग सोचते हैं कि अरे ये तो आदिवासी एरिया का है, छोड़ दो, उसको बहस करने का कोई जरूरत ही नहीं समझता। तो इस तरह से पास हो गया। लेकिन पास होने के बाद उस पर जो समस्या खड़ा हुआ, और हमारे यहाँ कुछ लोग इस पर पीआईएल किया। पीआईएल में हाईकोर्ट ने तो कहा कि यहाँ गलत है, ये कानून ही गलत है। और जिस कानून में आप सोचिए, जो हमारा देश में संविधान उसका अलाउ ही नहीं करता है, और हमारा देश का संविधान ये एक बहुमत का शासन अल्पमत में होता है, अल्पमत का शासन बहुमत में नहीं होता है। ये हमारा संविधान जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में है वो बहुत स्पष्ट है। लेकिन पेशा कानून उससे हटके है, और उसमें है कि
यदि एक पंचायत में यदि 10 आदमी भी है या एक घर भी है तो वही बाद बाकी 99 लोगों के ऊपर शासन करेगा। तो ये तो इसको क्या कहा जाए, ये तो अराजकता लाने वाली या समाज में बिखराव पैदा करने का एक कानून है। और मैं तो शुरू से इस कानून के पक्ष में नहीं रहा हूँ और लोग भी बहुत से लोग हैं जो उसका पक्ष में नहीं है लेकिन बोलते नहीं है। ये थोड़ा सा ये समझाइए, जैसे आपने कहा कि जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारा संविधान है, वो कहता है कि भाई शासन बहुमत की होनी चाहिए और अल्पमत की नहीं। लेकिन जो पेशा कानून है, अलग जो आदिवासी समाज है जो अभी लागू है, उसको बोलता है कि भाई ये तो पंचायती राज कानून है, उसके तहत चुनाव ये हो रहे हैं, वो पेशा लागू नहीं है। पूर्ण पेशा तो अब लागू होगा, जहां पर पंचायती चुनाव का कोई अधिकार होना नहीं चाहिए, सारे अधिकार अब ग्राम सभा का होना चाहिए। ये तो जो जनरल जो सामान्य इलाके हैं जहां पर ये बाकी जो नॉन शेड्यूल एरिया है वहां लागू होना चाहिए कि जो जिसमें आप कह रहे हैं कि एकल पद जो है, जिसे आप मुखिया का जो है 100% आदिवासी समाज के लिए आरक्षित है, जिला परिषद का चेयरमैन का आरक्षित है, नगर निगम के लिए, मतलब ये सारी चीजें उनके लिए है। लेकिन जो मूल स्वरूप पेशा है वो तो लागू ही नहीं हुआ है। यहाँ तक ये बहस अब चल रही है। नहीं, अब यदि बहस यहाँ तक पहुँच गई है और पेशा को यदि लागू ही करना है, अब लोग कह रहे हैं कि ठीक है यहाँ पेशा कानून लागू होगा, तो पेशा कानून लागू यदि होता है तो मेरा कहना है कि यहाँ के जितने विधानसभा है, जितने लोकसभा है, सबको रिजर्व कर दिया जाए। पेशा का अर्थ क्या है, वहाँ तो ग्राम सभा राज करेगा ना, तो यहाँ विधानसभा और लोकसभा की क्या जरूरत है। झारखंड में उसकी ही कानून चलना चाहिए। कह रहे हैं कि लोकसभा विधानसभा के भी शेड्यूल एरिया में चुनाव होना ही नहीं चाहिए, आप रिजर्वेशन दे दीजिए पूरा। हाँ, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए यदि पेशा कानून है तो। लेकिन मैं पेशा कानून के पक्ष का आदमी नहीं हूँ, मैं उसका विरोधी हूँ। और लोग यदि सरकार करने जा रही है पेशा कानून लागू, तो कल इसको रिकमेंडेशन करना चाहिए कि यहाँ के तमाम जो अनुसूचित क्षेत्र में, जो शेड्यूल एरिया में जितने भी MLA और MP का पद है उसको भी रिजर्व कर दिया जाए आदिवासियों के लिए। मैं उसका पक्ष में हूँ। बाकी लोग क्या करेंगे जो अपने आप को मूल निवासी जैसे आपके तमाम जैसे बाकी समुदाय को कहते हैं कि भाई मेरी संख्या इतनी है, तो फिर उनका क्या? तो उनका यदि कुछ होना है तो पेशा कानून को संशोधन किया जाए। ग्राम सभा में ही यदि ग्राम सभा राज करेगा, तो मेरा कहना है कि यदि ग्राम सभा ही काम करेगा तो विधानसभा और लोकसभा का क्या जरूरत है, मेरा ये कहना है। ये नहीं होना चाहिए ना। मतलब आप उस नजरिए पर सवाल उठा रहे हैं जी की जो कह रहे हैं कि विधानसभा लोकसभा नहीं बल्कि ग्राम सभा को सारे अधिकार होने चाहिए, आप उस पर मतलब एक तरीके से सवाल उठा रहे हैं। देखिए, यहाँ आप मूल बात मैं बता रहा हूँ। एक रिटायर्ड IAS अफसर था BD शर्मा ने ये प्रारूप बनाया था पेशा कानून का, ये सरकार ने नहीं बनाया था। और PS संगमा भी एक आदिवासी आदमी था, स्पीकर था। तो इन लोग ने एक षड्यंत्र करके इसको कानून पास करवा दिया ना, कुछ बना। बहुत सा चीज में जब बिल आता है तो कोई ना कोई एक कमेटी बनती है ना, और कमेटी या कमीशन उसका बिल का प्रारूप तैयार करता है। लेकिन इसमें तो ये सब कुछ नहीं हुआ, सीधा सीधी लेके आया और लोकसभा में सांसदों की उपस्थिति ही नहीं थी और पास कर दिया गया। तो ये तो शुरुआत से ही इस कानून में गड़बड़ है और इसलिए इधर 24 साल झारखंड हो गया, इसलिए ना लागू नहीं हुआ था। कुछ गड़बड़ियां है तब ना। मेरा एक सवाल ये है कि मैंने जब ये सवाल कहा कि भाई पेशा कानून में 100% जो है सब कुछ जो है एक आदिवासी समाज के लिए होगा, तो बाकी जो अपने आप को मूल निवासी या जो यहाँ के रहने वाले कहते हैं उनके साथ फिर वो कहाँ जाएंगे? उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम तो कहीं नहीं गए हैं, बाकी लोग आकर हमारे क्षेत्रों में अतिक्रमण किए हैं, बड़े बड़े शहर हो या गांव हो, हम तो जहाँ थे यहाँ आज के कुछ सालों पहले तो हमारा पहले से संरक्षित क्षेत्र था। बाकी लोगों यहाँ पर आकर उन्होंने यहाँ पर घुसपैठ या अतिक्रमण यहाँ के कर रहे हैं, तो बाकी वो आदिवासी समाज कहाँ गया जो यहाँ होना चाहिए? इसलिए उनके बचाव के लिए ये कानून और ये आरक्षण संरक्षण बहुत जरूरी है। मैं सीधा सीधी बोल रहा हूँ कि 1950 में शेड्यूल एरिया का घोषणा हुआ था। उस समय कमीशन बना था और कमीशन ने तय किया कि कहाँ कहाँ पर शेड्यूल एरिया घोषित होना चाहिए। और ये जो पूर्वी सिंहभूम को आप देख रहे हैं, ये 1977 में बिहार सरकार ने ये जो इसको तो धालभूम बोला
बोला जाता है ना, मूल रूप से धालभूम, ये धालभूम शेड्यूल एरिया में नहीं था। ये 77 में इसको धालभूम शेड्यूल एरिया घोषित कर दिया गया। तो ये तो जबरदस्ती हुआ है ना। ये सब हाई वो जो मानक होना चाहिए जहाँ पर उसको ना आप कीजिएगा, जहाँ लागू ही नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, जिसका यहाँ आबादी ही नहीं है उतना। 50% से अधिक आबादी होनी चाहिए ना, तो 50% से अधिक आबादी है ही नहीं। अब पटना में उस समय बैठ करके लोगों ने इसको क्या कहते हैं अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। तो इस तरह से बहुत जगह है। आज सरायकेला में भी आज पूरे जिले में 32% आदिवासी है। पश्चिम सिंहभूम में है, ठीक है, 65% वहाँ आदिवासी है। लेकिन यहाँ भी तो अभी 32-33-23% हो गया है पूर्वी सिंहभूम में। तो इसलिए शेड्यूल एरिया का पुनर्समीक्षा होनी चाहिए। और यदि सरकार यहाँ लागू करेगा तो कोर्ट में तो लोग जाएंगे और शेड्यूल एरिया का उसको चैलेंज दिया जाएगा। कहते हैं कि भाई एक तरफ शैलेंद्र महतो जो है पेशा कानून के लिए विरोध करते हैं, कोर्ट जाते हैं, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि भाई कुड़मी समुदाय को आदिवासी का दर्जा दिया जाए। तो ये दोनों बातें कैसे, मतलब आप एक तरफ दर्जा मांगेंगे और दूसरी तरफ आप कहेंगे कि नहीं हम पेशा कानून का विरोध करेंगे। तो आपको तो एक चीज सपोर्ट करना, आप हमारे यहाँ पेशा कानून का सपोर्ट करिए या फिर आदिवासी का। मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ। मेरा दिल दिमाग जो है आज आदिवासी के लिए वो क्या कहते हैं, मतलब एक तरफा आप खा जाइएगा। यहाँ भी तो मूलवासी रहते हैं, मूलवासी भी सदियों से रहते हैं, उसको अधिकार नहीं चाहिए क्या? तो आपको तो अब झारखंड राज्य यदि बना है तो वो तो SRC कमीशन जब 1956 में आया तो SRC कमीशन बोला था कि हम आदिवासियों के लिए राज्य नहीं बना सकते हैं, वो स्पष्ट कर दिया था जयपाल सिंह को। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जिस ढंग से मूलवासियों का, खास ये कुड़मी जाति का एक आंदोलन के प्रति या आंदोलन का नेतृत्व जब उन लोग ने खुद किया, और जब COGM कमेटी बना, कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स, तो उसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि कुड़मी गैर सरकारी आदिवासी है ना, आप लोग देखे होंगे। और उसके साथ साथ और लोगों ने भी सपोर्ट किया। जो बाहर से बहुत से लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग थे, जैसे AK राय थे, उन्होंने खुल के झारखंड आंदोलन का सपोर्ट किया, मंच में जाते थे, उन्होंने भी लड़ाई के प्रति अपना वफादारी दिखाई। धनबाद के इलाके में हो चाहे जमशेदपुर इलाके में हो, यहाँ भी CPI के लोग, कम्युनिस्ट वर्ग के लोग, या बाद में अलग समुदाय के लोग भी बाद में भाजपा ने भी वनांचल के नाम में अलग राज्य का समर्थन किया। सभी पार्टियां अलग राज्य के पक्ष में अपना मान्यता तो दिया ना। तो झारखंड हुआ, ऐसा मतलब नहीं कि यहाँ पर किसी आदिवासी को ये अलग राज्य मिला है। मतलब आप कह रहे हैं कि केवल आदिवासियत के नाम पर, केवल आदिवासी के नाम पर झारखंड का गठन नहीं हुआ है। वो तो 56 में ही SRC कमीशन ने, सरकार ने कहा कि आदिवासियों के लिए राज्य नहीं है। ये तो उसके बाद 56 के बाद सोचिए ना कितना साल लगा, 2000 में जाके अलग राज्य हुआ ना, करीब 44 साल लगा है। और इस बीच में मूलवासी के साथ साथ और लोग भी भले मैदान में नहीं आते थे, लेकिन एक नैतिक समर्थन होता था ना। और झारखंड राज्य बनने के बाद कोई बोलेगा कि नहीं ये सिर्फ आदिवासियों के लिए है, तो ये तो गलत बात है ना। बाकी लोगों के साथ अन्याय होगा। वो तो आप बाकी जितने भी लोग हैं उसके प्रति तो अन्याय होगा। आज पिछला जो 2011 के जनगणना में जो हम समझते हैं कि आदिवासी का पूरे झारखंड में 22% आबादी है, 22 में आ गया है। और अभी तो कोरोना के चलते जनगणना नहीं हुआ, लेकिन आज यदि जनगणना होगा तो मैं समझता हूं कि 18% में आ जाएगा। तो अब 18% का यहाँ राज रहेगा कि उसके बाद कितना हो गया उधर के बाद आपका 82% आदमी, वो क्या होगा, उनकी भविष्य क्या होगी, उनको लोकतंत्र में क्या कोई अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये उसकी भागीदारी होगी या नहीं होगी, तो क्या करेंगे? तो ये सवाल तो आज खड़ा है ना, तो इसके प्रति तो सरकार को सोचना पड़ेगा ना। सवाल आपने बड़ा सवाल उठाया है कि जी जब 18% हो जाएगा तो क्या 82% लोग क्या करेंगे? अगर 18% का लोकतंत्र में हिस्सा होगा तो बाकी जो लोग क्या है वो ताली बजाएंगे या कुछ भी, वो क्या करेंगे? सरकार को सोचना है, बात को जरूर गौर करना है। मेरा एक सवाल ये भी है कि क्या आज की परिस्थिति में झारखंड आदिवासी ट्राइबल राज्य है या नहीं है? नहीं, मैं तो ट्राइबल राज्य क्यों मानूंगा? ट्राइबल राज्य कभी होता है क्या? कहते हैं भाई बोलचाल में ट्राइबल स्टेट है झारखंड। नहीं 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 नहीं, गलत बात। वो है ही नहीं। हमारा भारत देश में कहीं भी ट्राइबल राज्य नहीं है। ट्राइबल राज्य किसको बोलिएगा? जहाँ पर 60% से ऊपर, जहाँ 6 शेड्यूल है उसी को ना आप ट्राइबल राज्य बोलिएगा। जहाँ 50 से ऊपर होगा या 60% में जहाँ 6 शेड्यूल लागू है, यहाँ तो 5 शेड्यूल है। 5 शेड्यूल में भी वो मापदंड को पूरा नहीं करता है। ये तो 1950 के बाद आज 74-75 साल हो
गया। मतलब ईमानदारी से नियमों को लागू नहीं किया गया। यहाँ पर आज उनकी समीक्षा होनी चाहिए ना, तो आदिवासी संख्या घट गया है तो उसकी समीक्षा सरकार को करना चाहिए। अब उस पर कमीशन बैठना चाहिए, उस पर जनगणना तो अब तो होना है ही। 11 के बाद में कोरोना के चलते नहीं हुआ था, अब तो वो तो सरकार का हर 10 साल में तय है, तो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, यही स्लोगन नहीं और वो है भी। हमारा देश का जो संविधान में आदिवासी और दलित जो आबादी के अनुसार ही उसको हक अधिकार मिला है, लेकिन अलग से कोई कहेगा कि नहीं ये आदिवासी राज है, तो ये तो बेवकूफ़ी है ना। बहुत बड़ी संवेदनशील है और बहुत जरूरी भी है, इसलिए कि जैसा इन्होंने सवाल उठाया उन सवालों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि अब सवाल कई, अभी तो आपने देखा कि जो आदिवासी समाज था एक तरफा बहस हो रही थी, आपस में ही हो रही थी एक दूसरे को ईसाई, और कोई कह रहा था कि भाई संघी मानसिकता है, कोई कह रहा था कि भाई देखिए कुछ लोग जो है आदिवासियों की मलाई ने तो ईसाई का स्टेटस ले चुके हैं लेकिन मलाई वही खा रहे हैं। ये भी एक बहस है, पेशा कानून को लेकर ही ये बहस चल रही है। लेकिन उन सबसे इतर जो सवाल इन्होंने उठाया है, हालांकि पहले भी इन्होंने कई बार कहा है कि पेशा कानून एक तरीके से बहुमत पर अल्पमत को थोपने के जैसा है, इसलिए कि बड़ी आबादी, बाकी अगर मान लीजिए जैसे 26% कहा जाता था या 22% जो भी है, तो बाकी जितने लोग हैं वो उनके साथ लोकतंत्र में उनकी हिस्सेदारी के फिर क्या होगा, क्या ये संविधान का की जो मूल भावना है उसके साथ खिलवाड़ नहीं है। ये तमाम तरह के सवाल उठेंगे, आप इस पर क्या राय है, इसलिए कि भी संवाद ये बातचीत के सिलसिला शुरू हुआ है। कई आवाजें ऐसी उठेंगी जो सपोर्ट और विद्रोह में, इसलिए इस पर बेहतर विमर्श और चर्चा की जरूरत है। कोई भी कदम अगर जल्दीबाजी में उठाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं हर काम के तरह विवाद में ही फंसकर रह जाएगा, जैसे आज स्थानीय नीति से लेकर नियोजन नीति पर फंसा हुआ है। 2000 से लेकर 24 साल बीत गए, नहीं हम बना पाए, वही हाल बाकी कानूनों के साथ भी होगा। अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज, झारखंड।